मैं इमरान खान का सिपाही हूँ और तमाशा देखिए, सिंध हुकूमत ने करप्शन पे गिरफ्तार किया। मेरी जान को खतरा है। मुझे इन्होंने कत्ल कराने की साजिश की। आज से 3 रोज़ पहले इतवार के दिन 5 बजे इन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो किस्म का एक पूरा प्लान तैयार किया। ये मिस्री खान साहब बेचारे को काम का भिजवाया था मिस्री खाने के लिए, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने असम्बली में बजट इजलास के दौरान तवील तरीन तकरीर की, लेकिन बजट मंजूरी से ऐन पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले पूरी अपोजिशन घरों में सो रही थी। बजट हुकूमत ने बासानी मंजूर करा लिया। क्या अब तक तहरीक इंसाफ को समझ में नहीं आया कि असम्बली के अंदर कैसे गुजारा करना है, कैसे चलना पड़ता है, क्या मामलात हैं? हलीम आदिल शेख के खिलाफ किस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि उसको इंतकामी कार्रवाई करार देना किस हद तक दुरुस्त है? हमारे साथ मौजूद है सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब। उन्हीं से पूछते हैं क्या मामला है, आखिर तकरीर करने के बाद ऐन बजट की मंजूरी से पहले वो कहाँ चले गए थे? शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, क्या हुआ था अचानक कि आप तकरीर तो करते रहे, लेकिन जैसे ही बजट मंजूरी का वक्त आया तो आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे? क्या तरीक़ेकार अपनाया गया कि आप लोगों को असम्बली से आउट करके बासानी बजट मंजूर करा लिया गया? देखिए, बजट को तो बजट एक गोरख धंधा था, अल्फाज का गोरख धंधा था, जिसको हमारे तमाम MPAs ने सिंध असम्बली में रिजेक्ट किया था। सब ने इसको रिजेक्ट किया था। और दूसरा, ऑर्डर ऑफ द डे में जो हमारे पास मौजूद था, तो 12 तारीख तो 28 तारीख जो रखी गई थी, उसके अंदर ये मतलब जो थे कट मोशंस और दीगर कार्रवाई होनी थी 28 तारीख को, अगले रोज़। कल हमारी तकरीर हुई, उसके बाद इन्होंने कहा कि जी 15 मिनट का वक्फ़ा है। 15 मिनट के बाद ये कोई सवा घंटे तक ये नहीं आए, तो लाजिम बात है कि फिर हम चले गए। लेकिन अगले दिन इजलास होना था, और उसके बाद फिर ये जब हम सब चले गए कि जी 15 मिनट की बात थी, सवा घंटे हो गए, तो फिर इन्होंने चोरों की तरह आकर, जो हमेशा करते हैं, इन्होंने 12:05 पे इजलास कागज़ों में ख़त्म किया, 12:05 पे दोबारा शुरू किया, और उसको अगले दिन की कार्रवाई करके जो आज के दिन में होनी थी, वो अपना बजट, तो लाजिम बात है कि बजट जो मेजॉरिटी होती है उनका पास हो जाता है। और लेकिन हमने बजट पे अपनी तमाम तजावीज़ भी दे दी, बजट को रद्द भी कर दिया। उसके बाद हम अगर बैठे हुए हों या हम ना मौजूद हों, करना इन्होंने वही होता है। लेकिन इन्होंने कल थोड़ा सा हाथ की सफाई दिखाई कि हम जब चले गए तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मौका गनीमत जान के इन्होंने पास करा लिया। लेकिन बजट तो जो मेजॉरिटी होती है पास कर लेती है। शेख साहब, बजट में आप कह रहे हैं कि आदाद शुमार का गोरख धंधा था। स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें अगर आप बता सकें कि जो आप समझते हैं कि सिंध के अवाम के लिए न सिर्फ उनका पैसा ज़ाया करने का सबब बनेंगी, बल्कि फ़ायदे का सबब नहीं होंगी, क्योंकि बजट तो एक बड़ी ज़हीम किस्म की दस्तावेज़ होती है। ज़ाहिर है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो ज़रूरी हैं। तो सिर्फ आदाद शुमार का गोरख धंधा या मुस्तरद कर देना, लेकिन उसकी कोई बुनियाद तो होगी ना। कुछ क्या चीज़ें ऐसी थी कि जिसकी बुनियाद पर आपने ये फैसला किया कि ये बजट मुस्तरद होने के काबिल है, या ये सिर्फ धोखाधड़ी का बजट है, या ये सिर्फ आदाद शुमार का गोरख धंधा है? देखिए, मैं आपसे बताऊं कि सूरत ये है कि सबसे पहले तो जो उन्होंने बजट एट ए ग्लांस था, उसको जिस तरह उन्होंने पोर्ट्रे किया, जो उसका बेस था, उन्होंने उसमें GDP की शरह, जो पूरी जिस एग्जम्पशन पे पूरा बजट तैयार किया गया था, उसमें उन्होंने GDP की शरह रखी थी 5%, जो कि हमारे पिछले साल के हमारे दौर में उसी वक्त उन्होंने एज्यूम किया था कि शायद यही रह जाए। लेकिन वो GDP की शरह जिस तरीके से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट चल रही है, उसने 2%, 1% से भी नीचे चले जाना है। नंबर 1, उनकी एग्जम्पशन गलत थी। आगे आता हूँ टेक्निकली समझाने के लिए। उन्होंने महंगाई बताया था कि जी जो उन्होंने लाज़मी जो सामने होता है उसके हिसाब से फिर तैयारी होती है। 11.5% उन्होंने एक एज्यूम किया था कि इस साल महंगाई होगी, अगले मतलब ये आज से परसों से साल शुरू होगा। वो आज की तारीख में 28% है। और जो हम देख रहे हैं जिस अंदाज से डीजल वगैरह आगे बढ़ना है, तमाम महंगाई होनी है, IMF की शराइत पूरी होनी है, तो ये महंगाई 40% तक जानी है। तो एक तो यहाँ से बिस्मिल्लाह ख़राब थी। उसके अलावा इसके बावजूद कि इकॉनमी तबाह है, बर्बाद है, उन्होंने अपने रेवेन्यूज़ बढ़ा के दिखाए कि जी हमें सिंध में भी रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएंगे, हम लोन भी ज़्यादा ले लेंगे, फ़ॉरेन लोन्स भी ले लेंगे हम। और उन्होंने इस दफ़ा ADP में जो डेवलपमेंट के अंदर जो बजट रखा है वो 459 बिलियन रुपीज़ रखा हुआ है। मतलब पिछले 14 साल में तो तकरीबन 1975 रुपये
जो है वो डेवलपमेंट का बजट रहा, जबकि 10,300 अरब रुपए सिंध हुकूमत के पास इसी मुराद अली शाह साहब की ख़जाने की कुंजी से गुजर के गए हैं। मतलब 14 साल में 10,300 अरब में से तकरीबन 1975 अरब है। इस साल उन्होंने 459 बिलियन रखा, जिससे साबित हो गया कि इलेक्शन बजट है। और उसके अंदर अजीब व गरीब गोरख धंधे उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जी हमने कंसल्टेशन, उन्होंने को मैसेज ऑफ द सीएम भी ये था कि हमने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कंसल्टेशन भी यकीन रखते हैं। ट्रांसपेरेंसी का हाल ये है कि 1400 अरब की करप्शन ऑडिटर जनरल बताता है। अकाउंटेबिलिटी का हाल ये है कि आज से 6 महीने पहले की रिपोर्ट है कि सिंध के 600 अफसरान, आईजी, चीफ सेक्रेटरी समेत सबका, जो कि नामजदगान है, और ये 50 के करीब MPs इनके नामजदगान हैं, वो अकाउंटेबिलिटी था। कंसल्टेंसी, तो वो ये कंसल्ट का कि ड्यूरिंग कंसल्टेशन हमने किया है। कंसल्टेशन की सूरत हाल ये है कि भाई असम्बली में प्री बजट सेशन नहीं हुआ जिसमें हमसे कंसल्ट किया जाता है। और उसके अलावा मैं आता हूँ, इन्होंने नई स्कीम्स डाल दी हैं। 459 जो डेवलपमेंट बजट रखा है बिलियन रुपीज़ का, 10-10 साल के प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जो कि रुल रहे हैं, पैसे खर्च नहीं हुए उसके अंदर, और हर डिपार्टमेंट को पैसे दे दिए। मतलब हर साल बजट बढ़ता जा रहा है। 10,300 अरब गुजर गया। हमारा इनसे कहना था कि जी पहले पुरानी स्कीमें पूरी करें। वो जो सफ़ेद हाथी बने हुए, चूँकि कमीशन शुरू में मिलता है, कमीशन लेके बस वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। उसके बाद जब वो शुरू के कमीशन के पैसे ख़त्म हो जाते हैं ना, आखिरी लास्ट लेग का ठेकेदार वो भाग जाता है, ठेकेदार पहले वाला पैसे लेके, फिर जब लाते हैं उसके कमीशन। और 10-10 साल के सैकड़ों प्रोजेक्ट्स कल मैंने वहाँ दिखाए हैं। और उसके अलावा कोई, देखिए ना, हमने कहा अगले साल क्या होने जा रहा है वो हम किताबों में पढ़ लेंगे। पिछले साल और पिछले 14 साल में आपने क्या किया उसका बता दीजिए। हर डिपार्टमेंट को हमने डिस्कस किया, हर डिपार्टमेंट को। कल ये बसें लेकर आ गए, 1000 बसों का वादा था, 14 साल बाद पता नहीं 240 बसें, अभी 50 उतरी हैं। बसों का हाल ये है, हमने उसमें मिसाल दी कि एक ख्वाजा सरा के घर में बेटा हो गया, उसको चूम चूम के ही मार दिया। एक बस क्या आ गई है, 50 बसें लाए हैं 14 साल बाद, अरबों के बजट के बाद। इतना इश्तहार लगा दिए, इसमें 50 बसें और आ जाती जिस लेवल से उसकी ये। हलीम साहब 250 बसें, 240 बसें मैं कह रहा हूँ। इनिशियल स्टार्ट 50 से कर दी हैं इन्होंने, मैं यही कह रहा हूँ 240 या 250। एक 14 साल बाद 250 बसें 2 करोड़ लोगों के लिए कराची के। सिंध में 6 करोड़ लोग हैं। इससे पहले सिर्फ ग्रीन लाइन, येलो लाइन, सॉरी ग्रीन तो नहीं, येलो लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन, पीपल्स लाइन, ड्रीम लाइन तो रहा था। अच्छी बात है, हमने कहा खुशाइंद है, लेकिन भाई इतना बड़ा कारनामा नहीं है कि 14 साल अरबों के बजट के बाद आप ले आए। 1122 आ गया, उस पर डांस कर रहे हैं। इससे ज़्यादा तो मैयत गाड़ियाँ चल रही हैं हमारे शहर के अंदर। अच्छी बात है, इस साल इसलिए कर रही हैं। लेकिन खुशाइन तो है ना हलीम साहब, कम से कम ये अप्रिशिएट तो करें ना कि चले 10 साल बाद किया, 15 साल बाद किया, 14 साल बाद किया, कुछ तो किया ना। मतलब ये कि पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर ही मेट्रो चलती थी, लेकिन कराची वालों को कम से कम मेट्रो जैसी बस तो मिल गई। देखिए मैं आप बात कह रहा हूँ कि किया तो आज 14 साल बाद आके क्यों, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन पहले क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, पता चले ना, जवाब देना चाहिए ना। लोग बेचारे समझते हैं, बताया कि उनको 10,300 अरब रुपए, 10,300 अरब इनके पास से होके गुजर चुके हैं। शहर का क्या हाल है, 5वां गंदा तरीन शहर डिक्लेयर करा दिया इन्होंने। रहने के काबिल ना शहरों के अंदर 5वां गंदा ये था कराची, इस लेवल पे था कराची। कचरा कुंडियाँ बनी हुई हैं, लोग बेचारे के इलेक्ट्रिक के मारे जूते खा रहे हैं। 2 रोज़ कबल आपने देखा होगा, 2-3 रोज़ कबल क्या हुआ था यहाँ। तो मैं कहना चाहता हूँ, तो हम उस बजट को जिसके अंदर सिर्फ इन्होंने हर साल इतनी ज़बरदस्त बुकें बनाते हैं, अंदर उसका कुछ भी नहीं होता है, और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि कल सप्लीमेंट्री बजट भी उन्होंने पास करा लिया उसके अंदर। तो ये 14 साल में हमने इनसे डिमांड ये की कि ये आगे का हमें पता है, पिछला बताएं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमारी तकरीर का, किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। शेख साहब, मुराद अली शाह साहब पे आपने बड़ी तनकीद की, यहाँ तक आपने कह दिया कि एक बड़े बाप का बेटा जो है वो छोटी हरकतें कर रहा है, छोटे तरीके से पेश आ रहा है। लेकिन मुराद अली शाह साहब की कामयाबियां भी तो अपनी जानिब है। जाहिर है कि 10वां बजट पेश करना ये कोई आसान काम नहीं है। तो बहरहाल उनकी सिंध के ऊपर हुक्मरानी और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तनकीद के अंदर भी ज़ातियात के बजाय कुछ कारकर्दगी पर अगर मामला हो तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो मुराद अली शाह साहब को आप निशाना क्यों बनाते हैं? साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि अगली दफ़ा नज़र नहीं आते, हालांकि बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तो कुछ और कह रहे हैं। देखिए, मुराद अली शाह साहब बिल्कुल कर रहे होंगे, अपने लिए ठीक काम कर रहे होंगे, लेकिन जो सूरत हाल है, जिस तरह मुल्क जा रहा है, इनकलाब, इंतखाब हो या इनकलाब हो, इन्होंने नहीं रहना। इंतखाब हो गया तो भी नहीं रहेंगे ये, इंतखाब, सिलेक्शन ही इलेक्शन, अगर वो हो जाता तो भी नहीं रहेंगे।
और इनकलाब में तो रहेंगे ही नहीं ये लोग। बात यह है कि जहाँ सूरत हाल पहुँच चुकी है, जहाँ इन्होंने इस अरसे में पहुँचा दिया है, मुराद अली शाह साहब के लिए, मैंने सबके लिए कहा, उनके लिए भी कहा कि इस वक्त बड़े बापों की छोटी औलादें यहाँ मौजूद हैं। जिस तरीके से असम्बली में हमने देखा, असम्बली के अंदर मोबाइल चोरी होने लगे, असम्बली में दुपट्टे खींचे जाने लगे, असम्बली में ख़वातीन के हाथ पकड़े जाने लगे, असम्बली में पिछला साल वो गुजरा है कि अपोजिशन लीडर ने बजट स्पीच की नहीं थी, बग़ैर स्पीच के बजट स्पीच मतलब बजट सेशन वो कंक्लूड हो गया था, बजट मंजूर हो गया था। ये सब तमाशे हम इधर ही देख रहे हैं, यहीं देख रहे हैं कि लोटे जो हमारे थे उनको हुकूमती बेंचों पे बिठा लिया गया है। यहाँ हमने बताया कि यहाँ बड़े बड़े लीडर ऑफ द हाउस रहे हैं, बड़े बड़े लीडर ऑफ द और स्पीकर्स रहे हैं, इन्हीं आगा साहब के बड़े आगा बदरुद्दीन, आगा सदरुद्दीन, सर हिदायतुल्लाह, पीर इलाही बख्श, मतलब कौन कौन नहीं रहा इन सीटों की। इसी वो असम्बली हमने कहा कि जी वो पुराने असम्बली पीछे छोड़ा है, जिसमें कायद आज़म भी थे, जिसमें लियाकत अली ख़ान साहब थे, जिसमें हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे, जिसमें GM सैयद साहब थे। अब बात यह कि उन बड़े औलादों की छोटी औलादें रह गई हैं। मिसाल की बात यह कि पिछले दिनों जो हरकत की एक वो शिराजी ने ठट्ठा के, उसका वालिद जो भी था सियासी मुखालिफ हो लेकिन बड़ा इंसान था, उसने आके ख़वातीन के दुपट्टों पे हाथ डाल दिया। तो इसलिए अब्दुल्ला शाह का मैंने नाम लिया, अब्दुल्ला शाह साहब, कायम अली शाह साहब के बाकायदा हयात हैं, मुमताज़ भुट्टो साहब, बड़े बड़े रवादार लोग यहाँ इस चीफ मिनिस्टर रहे हैं इन सीटों के ऊपर, मतलब पीर इलाही बख्श साहब रहे हैं, तालपुर्ज रहे हैं, सर हिदायतुल्लाह रहे हैं। लेकिन अब जो लोग रह गए हैं, बड़े बापों की छोटी औलादें जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, तभी छोटी वो लोग हरकतें करते हैं जिसका अफसोस होता है। शेख साहब, बड़ा मज़ेदार जुमला है, बहुत अहम जुमला है। आपने कहा कि इंतखाब होगा या इनकलाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मौजूद होगी अगले इंतखाबात के बाद, फिर चाहे वो सिंध ही हो। इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट पे। ये इलेक्शन वजह है अल्फाज का गोरख धंधा है। या आप लोग नाअहल थे या इकोनॉमी कम चली, या आपका जहन किसी और रेवेन्यूज की तरफ था, जाती रेवेन्यूज की तरफ, ये वाले रेवेन्यूज की तरफ, ये वाले, या मुल्क के रेवेन्यूज की तरफ था। ये बजट किसी अच्छी जगह पे लगा देते, कोई नेक काम कर लेते, कोई पानी के थर में पानी भिजवा देते, काचो, कोहिस्तान, मलीर, जामशोरो, अपने जिले में जो थाना बोला खान के इलाके बेचारे आज भी जानवरों की तरह दूर दूर से जाके पानी लाते हैं। बेचारे गरीब लोग जहाँ जानवर पीता खुद पे वो नहीं करवाते, पैसा वापस चला गया। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हलीम आदिल शेख साहब मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली। हलीम आदिल शेख साहब, जो बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला था उसमें सिंध में कोई खातर खा कामयाबी आप लोगों को नहीं मिल सकी, फिर किस बुनियाद पे आप कहते हैं कि जी अगला इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी का सफाया हो जाएगा, इंतखाब हो या इनकलाब हो? इनकलाब तो चले बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन इंतखाब में तो जो पहला मरहला था बल्दियाती इंतखाबात का, वो तो कोई और कहानी सुना रहा है। बल्दियाती क्या इंतखाब था? सिर्फ एक जवाब मुझे बता दीजिए, आपके नियो TV पे भी क्या कुछ चलता रहा कि सिंध में जंगल का कानून? अगर ये इंतखाब था तो हम आपकी बात मान लेते हैं, इंतखाब तो नहीं था। डाकुओं के हवाले पोलिंग स्टेशन कर दिए गए थे, डाकुओं के क्लाशनकोफे लेके खड़े हैं, मुखालिफ ना जाए। डंडा बरदार फोर्स, पुलिस भी इनकी 16 SSP ज़िलों में भेजे गए थे। मतलब इलेक्शन डे पे जो कुछ हुआ, डंडे, फायरिंग, ये वो सब कुछ हुआ। प्री इलेक्शन क्या कुछ हुआ, प्रेशर किया गया, लोगों के पानी बंद किए, केसेस बनाए गए, लोग फॉर्म रद्द कराए गए। ये था SP इलेक्शन, DC इलेक्शन, RO इलेक्शन, ये इसी किस्म का इलेक्शन था और ये इलेक्शन नहीं था। इसकी मिसाल बता दूं आपको कि 2005 में मुशर्रफ साहब के दौर में पूरे सिंध में क्यू लीग जीती हुई थी। 2007 में इलेक्शन होता है, कहीं भी नहीं होती है। तो ये जो बाई इलेक्शन होते हैं ख़ास तौर पे, और जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होते हैं, वो सिंध गवर्नमेंट के होते हैं। और ये तो सिंध गवर्नमेंट के, इसमें तो तय करके इन्होंने धड़ल्ले से वो मार कुटाई कि ये तो ये इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन जब भी होगा फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, इनका सफाया हो जाएगा, चारों सूबों में इनका सफाया होगा और इंशाल्लाह। लेकिन हलीम साहब, अगर आप ये कहते हैं कि मुराद अली शाह साहब अगली असम्बली में नहीं होंगे, तो अगले इंतखाबात अगर जो है वो ये बल्दियाती इंतखाबात ऐसे हो गए तो फिर आइंदा भी यही होना है। मतलब सूरत-ए-हाल कोई तब्दील होती हुई दिखाई नहीं देती, तो कैसे आप तवक्का कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ सिंध में कामयाब होगी? सूरत-ए-हाल देखिए, आज की सूरत-ए-हाल जो है ना, इस असम्बली के अंदर 17 सीटों का फ़र्क है। सिर्फ 17 सीटें मीन्स 13 इलेक्टेड सीटें और 4-5 फिर उसके बाद सीटें आ जाती हैं। तो पिछली दफ़ा कोई 20 के करीब सीटें ऐसी हैं जो कि 1500, 2000, 2500, 3000 के फ़र्क से यहाँ GDA और हम लोग रह गए हैं।
तो इतना बड़ा इनके 2013 से 2018 2 टेन्योर गुजरने के बाद पिछली दफ़ा जो उनका कंट्रोल था, ना लोगों ने हमारा ये सब कुछ देखा था, ना ये इम्पोर्टेड रजीम आई थी, ना इनकी महंगाई आई थी, ना ये बेनकाब हुए थे। उसके बावजूद 13 इलेक्टेड सीटों का फ़र्क है इस असम्बली में, मतलब इकट्ठी होकर बाद में स्पेशल सीट की 17 हो जाती हैं। और ये इट्स नॉट अ बिग डील। मुराद अली शाह साहब इंशाल्लाह असम्बली में भी होंगे, हमें किसी के उस पर नहीं है, अल्लाह करे ज़िंदगी इन्हें तवील दे, असम्बली में MPA बने, चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की नहीं होगी। बाकी लाजिम बात यह है कि ये लोग होंगे, गवर्नमेंट PP की नहीं होगी, गवर्नमेंट इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की होगी और ज़रूर होगी। और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह जो लोगों में तब्दीली आई है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन लोकल होता है, अल्लाह रिश्ते का और गुलाम मोहम्मद का, अब्दुल हलीम का और मोहम्मद नईम का, वो इमरान खान का, जरदारी का, नवाज़ शरीफ का इलेक्शन होगा, शहबाज शरीफ का। तो वो इंशाल्लाह एक तरफ इमरान खान होंगे, दूसरी तरफ ये पूरा टोला होगा इनका, इम्पोर्टेड गुलामों का, बेकारी। अच्छा, अगला मरला जो आ रहा है इलेक्शन का, जो कराची, हैदराबाद और ठट्टा, इस सारे रीजन के अंदर जो इलेक्शन होगा, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? फिर वही सब कुछ होगा? अब तो ज़ाहिर है कि मुकाबला भी आपका कराची के अंदर मेरा ख्याल है MQM से होगा, दीगर जमातों से होगा। तो अब तो मेरा ख्याल है सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है कि अगर जो है वो हिकमत अमली बेहतर हो, तो क्या तरीक़ेकार अपना रहे हैं अगले इंतखाबात में, बल्दियाती इंतखाबात के अगले मरहले में कामयाबी के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो हम समझते हैं कि ये बल्दियाती इंतखाबात कलरदम करार दिए जाने चाहिए, जैसे डस्का का इंतखाब कराया गया, 2 वजूहात से। एक तो जो है डंडेमारी, डंडा गर्दी, ठप्पा गर्दी, पुलिस गर्दी, DC गर्दी, RO गर्दी हुई, उसको सामने रख के, और उसके अलावा चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद थे कि आर्टिकल 140A के तहत पहले कानून साजी की जाए, बग़ैर कानून साजी के हुए हैं। जब डस्का का इलेक्शन ख़त्म हो सकता है तो इसको हम भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगला तो मरहला तमाम इस कानून साजियाँ ठीक करने पर नहीं होना चाहिए। और इस दफ़ा जो कुछ हुआ है, इस हालात में इलेक्शन को हम नहीं मानेंगे, ना हलीम साहब, किस लिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? इलेक्शन को कालदम कराने के लिए जा रहे हैं या इलेक्शन कानून में तब्दीली के लिए जा रहे हैं? किस काम के लिए जा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जी, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार साहब ने ऑर्डर किया था कि इसको आर्टिकल 140A की मुताबिकत से लोकल गवर्नमेंट का एक्ट बनाए आप, तो सुप्रीम कोर्ट को हम ये कहने जा रहे हैं कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद किए बगैर इन्होंने इलेक्शन करा दिए, बगैर नया कानून बनाए बगैर। लेकिन हुकूमत भी चाहती थी, अलीम साहब, हुकूमत भी चाहती थी कि इलेक्शन ना हो, MQM भी नहीं चाहती थी, PTI भी नहीं चाहती थी, तमाम ही जो स्टेक होल्डर्स हैं इस असम्बली के अंदर मौजूद, तो सारे ही नहीं चाहते थे कि इस मौजूदा कानून के तहत इलेक्शन हो, लेकिन फिर भी इलेक्शन हो गए। तो इसमें हुकूमत का कसूर तो नहीं है? तो इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है। देखिए, एक तो बताना चाहता हूँ, ये पीपल्स पार्टी का तरीका वारदात है। चूँकि इनकी MQM से नई इनका निकाह हुआ था, तो MQM को नाराज़ करने, MQM बिल्कुल नहीं चाहती, हम नहीं चाहते, GDA नहीं चाहती, जमात नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी चाहती। उनको पता था कि एक मरहला तो गुजार ही लें हम, तो उन्होंने स्लो उस पर रख के, मतलब पहले गियर में गाड़ी चलाते चलाते ये भी कहा हम आ रहे हैं, और उन्हें पता था कि उन्होंने जवाब देर से दिया, अपना केस अच्छी तरह प्लीड नहीं किया, टाइम गुजर गया, 2 रोज़ पहले इलेक्शन होने थे। दूसरी तरफ से ये नहीं मिल के जो नूरा कुश्ती होती है एम्पायर से मिल के, इलेक्शन कमीशन ने कहा ओ जी इतने अरब खर्च हो गए हमारे, सब कुछ तैयार हो गया। तो ये सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से सारा कुछ हुआ। वो MQM को राज़ी रखने के लिए उन्होंने भी हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, लेकिन इतनी खरगोश की चाल से चले कि वो चलता हो, सॉरी कछुए की चाल से कि वो चलते ही रहे। ये इनका तरीका वारदात होता है। अक्सर अदालतों के ज़रिए ये अपना गवर्नमेंट साइड को स्लो करके अपने मकसद हासिल करते हैं। अच्छा, आप ज़मीनी इंतखाबात में जा रहे हैं आमिर लियाकत साहब की सीट पे? जी इंशाल्लाह जा रहे हैं। जब कौमी असम्बली के अंदर आपकी शराकतदारी नहीं है, आप वहाँ से इस्तीफा दे चुके हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है इस इलेक्शन में जाने की? हमारे वोटर्स हैं, तहरीक इंसाफ का वोटर्स हैं, हम जाएंगे और फिर उन्हीं किस्त जहाँ हमारे MNAs को खड़ा होना चाहिए, नए MNA साहब भी वहाँ खड़े हो जाएंगे जाके। हम नहीं चाहते कि हमारे वोटर्स जो हैं बेचारे वो भटक जाएं। हमारे वोटर्स हमने गलती कर बैठे दिल्लांडी में, इंशाल्लाह आगे इसको हम नहीं करेंगे ऐसी गलती। हलीम अली शेख साहब, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी तरफ। आपका जाना ठहर चुका है, आज गए या कल गए, इलेक्शन होने दो, इलेक्शन या इंकलाब।
इलेक्शन, इंतखाब या इनकलाब, इंतखाब कराइए, नहीं तो इनकलाब का रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। इधर ही तस्दीक कर दे, इधर पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने माफी मांगूंगा अगर मैं गलत कह रहा हूं। आज की जो इन्फ्लेशन है, आज का जो पिछले 2-4 दिन का, ये 28% है, और जहां तेल जाने वाला है 40% तक महंगाई जाने वाली है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, कराची के अवाम के पास अगले आम इंतखाबात में जब भी होते हैं, आपके मुतालबे पर जल्दी हो जाते हैं या मुद्दत पूरी करने के बाद होते हैं, क्या चीज़ आप लेके जाएंगे? क्योंकि कराची से आपको बड़ा मैंडेट मिला था, यहाँ से इतनी सारी आपको कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की सीटें मिली थी, कराची के शहरियों ने आपको भर भर के वोट दिए थे, मतलब एक बड़ी जमात के तौर पर आप उभरे थे 2018 के इलेक्शन में। तो क्या चीज़ें लेकर जाएंगे, क्या कारकर्दगी का जायज़ा लेकर जाएंगे? ठीक है कि पीपल्स पार्टी आप कहते हैं आपके मुताबिक काम नहीं किया, तो उनकी बदतरीन कारकर्दगी या उनकी बद कारकर्दगी जो आपके मुताबिक है, क्या वही आपका इंतखाबी नारा होगा, या आप बता सकेंगे लोगों को कि आपने कराची के लिए क्या किया इस तमाम अरसे में? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हमारी मैंडेट हमें मिला, लेकिन हमें हुकूमत सिंध की नहीं मिली, एक तो बात है ये। लेकिन उसके बावजूद इस दफ़ा भी, इस दफ़ा के बजट में मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए पीपल्स पार्टी ने 10 अरब रखे हैं सिर्फ, जबकि हमारे 3.5 साल में 650 अरब का प्रोजेक्ट पैकेज कराची के लिए था। 1100 अरब में से 450 पीपी ने करने थे। पहले बारिश आती थी तो पानी आता था, ज़्यादा बारिश आती थी तो ज़्यादा पानी आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 बड़े नाले हमारे बनाने के बाद ज़्यादा बारिश आ जाए तो ज़्यादा पानी घरों में नहीं आता है। उसके बाद ये तो उन्होंने बसें ला के डाल दी रोडों के ऊपर, ग्रीन लाइन का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हुआ। उसके अलावा KCR जो एक ख्वाब था, उसका भी बाज़ाब्ता बाकायदा इफ्तिताह हुआ। फ्रेट टर्मिनल जिसकी वजह से ट्रैफिक सारा शहरों से, मतलब शहर से ख़त्म हो जाएगा, उसका भी इफ्तिताह हुआ। K4 को वापडा के हवाले करके उसको भी ट्रैक पे डाला, जो कि 13 अरब खर्च करने के बावजूद फारिग था। चाहिए हमारे MNAs के हलकों में विज़िट कीजिए जाके, जहाँ 20-20 साल से कोई काम नहीं हुआ था, उनके ज़रिए हमारे SDG गोल्स के तहत हमारे MNAs के हलकों के अंदर ग्राउंड के ऊपर काम हुआ। रोडें बनी, CC ब्लॉक बना, गटर लाइनें डली, सारा कुछ हुआ। लाज़िम बात है, बाकी सब कुछ करने के लिए पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी रुकावट थी, जो रुकावट डाली, और वो जो कुछ तबाह नहीं कर सके, लेकिन हमसे जो बन पड़ा हमने बहुत किया कराची के लिए। अच्छा हलीम आदिल शेख साहब, आप काफ़ी अरसे तक इमरान खान साहब के साथ, पहले पेशावर में और फिर मुख्तलिफ जगहों पर आप जो शहर से बाहर रहे, आखिर क्या वजह थी? एंटी करप्शन के केसेस में क्या सदाकत है, किस हद तक जो है वो केसेस दुरुस्त हैं, और आपको क्या चीज़ रुकावट डाल रही थी यहाँ पर कि आप कराची आते, ज़मानत लेते, या जो भी अदालतों को फेस करते? क्या मसला था आखिर आपके साथ? फवाद भाई, मैं आपको बताता हूँ, अच्छी बात है आपने पूछा मुझसे। मामला कुछ ऐसा है कि जब हम यहाँ तैयारी कर रहे थे अपने आज़ादी मार्च की, आपको पता था, आप लोग देख रहे हैं मीडिया वाले, कि दिन में 3-3 इवेंट्स मेरे हो रहे थे। तो हमें पता चला कि इनकी कोई हाई कमांड की मीटिंग हुई, जिसके अंदर पूरी ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट वाले शामिल थे। उधर फिर सिंध के हवाले से बात की, यहाँ के एक बड़े अहम ज़िम्मेदार ने, मैंने आजकल नाम लेने छोड़ दिए हैं, बड़े अहम ज़िम्मेदार ने, उन्होंने कहा कि जी पंजाब आप संभालें, सिंध हम संभाल रहे हैं, सिंध में से तो हम जो मेन आदमी है उसका हम इलाज करते हैं जाके। उस मीटिंग के दूसरे दिन हमने देखा कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हमारे एक दोस्त की है, मिस्टर लहारी, उनकी सोसाइटी, जो कि उनकी अपनी ज़ाती है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी तो ओनरशिप लैंड होती है, उसके ऊपर पुलिस पहुंचती है और वहाँ एक ड्रामा क्रिएट करते हैं रात के वक्त, एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस। अच्छा, ये जो ठेका था मुझे उस वक्त ऐसी तैसी करने का, मेरी वो दिया किसी इनके अपने सिस्टम के एक बंदे के हाथों में, जो कि क्रिमिनल है, जिसका नाम एपेक्स कमेटी ने भी दिया हुआ है। ये बिलावल हाउस से जिम्मेदारी दी गई मुझे फिक्स करने की, बंदा तो फ्रंट पे होता है ना। उधर जाके उन्होंने रात को पुलिस लेके गए, वहाँ को शोर वोर किया, उसके बाद उसके बेटे को उठाया, मेरे दोस्त के बेटे को, फ़हीम को, और उसके बाद उसको ले जाया गया। वहाँ जाके FIR काटेंगी 2 मेरे ऊपर, एक ज़मीन पे कब्ज़े की, वो ज़मीन जो किसी की है, जो ऑलरेडी उस पर 1 महीने पहले भी कब्ज़ा कर रहे थे, और उसके बाद उस ज़मीन पे कोर्ट में पता चल गया कि वो मालकाना ज़मीन है और उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। वो एक तरफ कंटेम्प्ट फेस कर रहे हैं, दूसरी जानिब एक उन्होंने कब्ज़े का FIR काटी, और उसके बाद ATC की, कि जी वही जो हमेशा मुझ पे होती है कि जी हमला कर दिया, पुलिस की गाड़ी पे हमला कर दिया ये। और उस वक्त मैं लाइव TV के ऊपर शो में था, जिस वक्त कि उन्होंने वक़ुआ दिखाया। उसके बाद हमने एक में बेल करा ली, दूसरी में बस मैं बात नज़रिया की नहीं करूँगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि
मैं रात को FIR कटती है, अगले दिन मैं 2.5 घंटे 3 घंटे कोर्ट में अदालत में मौजूद होता हूँ, मुअज़्ज़ज़ अदालत में। बेल नहीं मिलती मुझे। 1:30 बजे कहा जाता कि नहीं जजेस कम है, छुट्टी का दिन है, हफ्ते का दिन है, और हलीमा दिल को कौन पकड़ेगा। और उसके बाद यहाँ से जब घूमता उसके बाद फिर देखा कि रात को 3 रेड्स हुए, 1 दिन 2 दिन। घर पे जो बंदा बैठता है, एक तो आज तक गुम है हमारा एजाज खान नाम का ये वर्कर गुम है, पता नहीं मार दिया कहाँ कर दिया, ढूंढ रहे हैं उसको। दूसरे को बेचारों 22 दिन के लिए ले गए। उसके बाद एंटी करप्शन पीछे लगा दी। अब मैं आपको बताऊँ, ये 3 जनवरी 2018 से उन्होंने एंटी करप्शन, मैंने वो गन्ने की रैली निकाली थी, एंटी करप्शन लगाई हुई थी। एंटी करप्शन हमारे पीछे लगी रही, एंटी करप्शन लगी रही। उन्होंने जाके SSG 1 को रिपोर्ट भिजवाई, FIR काटो। 2019 में उन्होंने वापस भिजवा दी कि नहीं जी ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मामला है, हमारा मामला नहीं है। उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कार्रवाई की, वो तो तोड़ने पहुँच गए। उसके जो तोड़ने पहुँचे आज तक उसकी वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया हुआ है, चीफ सेक्रेटरी समेत पूरे उसके ऊपर। चूँकि तमाम चीज़ें पूरी थी, अदालतों में मौजूद है, स्टे मौजूद है, इनसे निमटने के लिए बंदा अदालतों में जा सकता है ना। हमारे पास बंदूक तो नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। और उसके अलावा एक और जगह का जामशोरों के मामले में गए, वहाँ भी ऑलरेडी कोर्ट के अंदर मौजूद है। तीसरी जगह पे अब ये नई बता रहा हूँ आपको, एक नए एक बंदे के नाम पे एक क्रिमिनल है। 2006 में उसने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे, जो सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से, दोबारा सेशन कोर्ट से इल्ज़ामात क्लियर हो गए, मतलब उसके खिलाफ फैसले हो गए। वो बंदा जो हाई कोर्ट से, सेशन कोर्ट से इल्ज़ामात झूठ के चीटर डिक्लेयर होकर आ गया, एंटी करप्शन ने उसकी दरख्वास्त ले ली। जस्ट ये था कि मुझे इंगेज रखना और मुझे बजट स्पीच से दूर रखना। फिर एक शर्मनाक हरकत ये कि जिस रोज़ मेरी बेटी की शादी थी, उससे 3 रोज़ पहले घर पे उसकी माइयों हो रही थी, मिलाद हो रहा था, उसी वक्त इन्होंने पुलिस भिजवा दी। कल भी इन्होंने, जब मैं तकरीर करने 2-3 रोज़ पहले जब मैं तकरीर करने जा रहा था, 10 मिनट पहले ख़बर चलवा दी कि मेरे अजीज़ हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया। मतलब और तमाम वो घटिया हरकंदे जो इस्तेमाल कर सकते हैं उन्होंने किए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ फवाद साहब कि जिसके पैर ज़मीन पर नहीं होते हैं, जिसके पैर कीचड़ में होते हैं, वो खड़ा नहीं हो सकता। जिसके पैर साफ़ हों, हाथ साफ़ हों, अल्हम्दुलिल्लाह वो खड़ा रहता है। और ये मैं कहना चाहूँ ना, तेंदुए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये लोग समझते हैं कि शायद ये रहेंगे। आपकी मरकज़ी क़यादत आपके साथ है, इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, बाकी जो दीगर कायदीन हैं तहरीक इंसाफ के, क्या वो इस तमाम मामले से वाकिफ़ हैं, वो आपके साथ खड़े? वो क्या कहते हैं, मुहावरा है ना पंजाबी का, मज किले ते मुकी होंदी है, मतलब मजबूत। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कप्तान साथ है, तभी तो खिलाड़ी खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी क़यादत, शाह इमरान खान साहब, मेरी पूरी कोर कमेटी, सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हैं। और अल्लाह ताला साथ है। सबसे पहली बात, अल्लाह ताला साथ है, मेरी पार्टी साथ है, आप जैसे दोस्त साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं, दबना नहीं है, हटना नहीं है, पीछे नहीं जाना। इज़्ज़त, मौत, ज़िंदगी, रिस्क अल्लाह ताला देता है। ये जो समझते हैं ना कि सब कुछ हमारे पास है। एक मिनट आखिरी बात आपसे करूं, जो समझते हैं लाफानी है, लाफानी ना फ़िरौन रहा, ना मंगोल रहे, ना हिटलर रहे, बड़ी दुनिया है जो अपने आप को समझती हम ही है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। कल मैंने असम्बली में 2-3 रोज़ कबल भी बताया कि ऐसा नहीं है। ये समझ रहे हैं कि बस इन्होंने ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता। इंशाल्लाह मौजूद है, रहेंगे। और सियासी आदमी के लिए चलता है। मुझे बजट स्पीच में जाना था और बच्ची की शादी का मसला था, इसलिए मैं मौजूद हूँ। जिसने ले जाना ले जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ बताइएगा, आप खान साहब के साथ काफ़ी वक्त गुजार कर आए हैं, क्या हिकमत अमली है तहरीक इंसाफ की? क्योंकि हुकूमत तो कहती है हमने जाना नहीं है, हमने अपना वक्त पूरा करना है। बजट भी पेश हुआ, उसके बाद दीगर तमाम मामला भी स्मूथली चल रहे हैं। तो अब आपकी हिकमत अमली क्या है तहरीक इंसाफ की? क्योंकि आप आ रहे हैं खान साहब के पास, काफ़ी दिन आप उनके साथ रहे। देखिए, हिकमत अमली है क्या कुछ, अगर नाज़रीन को बता सकें? जितने दिन ये रहते हैं उतना दिन हमें फ़ायदा और नुकसान होता है। चंद रोज़ कबल आपने देखा कि इनके इत्तेहादियों ने इनके साथ क्या कहा है। एक पार्टी वाले, वो खालिद मक्सी साहब भी निकल गए, वो भी अहमद निकल गया, वो उन्होंने भी बातें करनी शुरू कर दी। भूतानी साहब क्या कह रहे हैं, एक वोट पे खड़ी पार्टी जो है उसका तो बस फिर चल चलाओ का वक्त है। और हमें फ़िक्र कोई नहीं है, वी आर एंजॉइंग। कि जो हमें अफसोस एक फ़िक्र है, अवाम की फ़िक्र है, कौम की फ़िक्र है, पाकिस्तान की फ़िक्र है, लेकिन हमें अपनी फ़िक्र नहीं है। हर आने वाले पॉलिटिकली हर आने वाला दिन हमारे लिए तो फ़ायदे में है, लेकिन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की 22 करोड़ कौम के लिए नुकसानदेह है। इसलिए इस बीमारी का जितनी जल्दी इलाज हो, ये हमारी जान छोड़ें। और जो लोग इनके जो किरदार अदा कर सके किरदार अदा करें, इलेक्शन कराएं, फिर जिसको अब हम वोट दे दें। बहुत शुक्रिया अली मादद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।